आजकल दुनिया में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना। आपने ये भी सुना होगा कि कोविड-19 भी बोलते हैं इसको। कोरोना वायरस ये वायरस का नाम है, लेकिन जो कोविड-19 है ये उसके कारण होने वाली बीमारी का नाम है। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज या फिर कोरोना वायरल डिसीज। तो इसको आखिर 19 क्यों बोल रहे हैं, कोविड-19 क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोला जाता है कि इसका जो पहली जो केसेस है, जो फर्स्ट फ्यू केसेस है, ये नवंबर 2019 में पाए गए थे चीन के वुहान सिटी में। इसलिए इसको कोविड-19 ये नाम दिया गया है। ये तो हम आम बोल रहे थे कि कोरोना वायरस ये वायरस का नाम है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है इसका SARS-CoV-2 यानी सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स कोरोना वायरस 1 जो था उसके कारण सार्स नाम की बीमारी हुई थी 2002-2003 के बीच में। और उस कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन है जिसे हम बोल रहे थे कोरोना वायरस, यानी उसका साइंटिफिक नेम है SARS-CoV-2। अब आप सोचेंगे कि साइंटिफिक नेम देने का क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि कोरोना वायरस में काफी स्ट्रेस होते हैं, मतलब हजारों स्ट्रेस भी हो सकते हैं, तब तो कई स्ट्रेस इंसान को पता भी नहीं होता। तो इसीलिए उस कोरोना वायरस के ही अन्य स्ट्रेस को अलग अलग नाम दिया जाता है, इसलिए साइंटिफिकली अलग अलग नाम देते हैं। हे गाइस, वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट नंदन और हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं कोरोना के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है। तो क्या कोरोना वायरस के नाम इसको पहले से था या फिर अभी जाकर मिला है? ये नाम इसको पहले से था। देखिए, वायरसेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डीएनए वायरस और दूसरे होते हैं आरएनए वायरस। डीएनए वायरसेस में आते हैं हेपेटाइटिस बी और स्मॉलपॉक्स जैसे वायरस, जबकि आरएनए वायरसेस में आते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, जर्मन मीजल्स के वायरस, डेंगू वायरस, एबोला वायरस, मम्प्स वायरस, पोलियो, रेबीज और बाकी सभी हेपेटाइटिस के वायरस। और कोरोना वायरस भी इसी आरएनए वायरसेस में आता है। इसी कोरोना वायरस की दूसरी स्ट्रेन के कारण 2002 और 2003 के बीच में सार्स नामक बीमारी हुई थी, और वो सार्स नामक बीमारी आज की कोविड-19 बीमारी से माइल्ड थी। आज के दिन तक, मतलब 27 अप्रैल तक दुनिया में 30 लाख से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा केसेस भारत में हो चुके हैं और लगभग 850 के से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। मतलब जनाब डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो बोला था वो सच होने की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 1 लाख तक मौतें हो सकती हैं, और अब तक 54,000 से ज्यादा हो भी चुकी है। जब हम इस वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसका शेप एक क्राउन की तरह नजर आता है, और लैटिन भाषा में क्राउन को बोलते हैं कोरोना। इसलिए पुराने जमाने में इसे कोरोना वायरस के नाम दे दिया गया था। आपने ये भी सुना होगा कि इसे नोवेल कोरोना वायरस भी बोल रहे हैं। तो नोवेल का मतलब होता है बिल्कुल ही नया। इससे पहले भी कोरोना वायरसेस के कुछ स्ट्रेन यानी कुछ प्रकार इंसान जानता था, जैसे कि 2002-2003 के बीच में आया था सार्स नाम का एक रोग, जो कि एक कोरोना वायरस की स्ट्रेन से ही हुआ था। लेकिन अभी जो स्ट्रेन आई है जिससे कोविड-19 बोल रहे हैं, ये एकदम ही नई स्ट्रेन है। इससे पहले इंसान ने कभी स्ट्रेन देखी नहीं थी, इसलिए इसे नया कोरोना वायरस यानी नोवेल कोरोना वायरस बोल रहे हैं। इन कोरोना वायरसेस के कारण आम सर्दी जुकाम से लेकर सीरियस बीमारियां जैसे सार्स और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं।
2019 के नवंबर महीने में चाइना में हुबेई प्रांत है, उस हुबेई प्रांत के वुहान शहर में आम संख्या से ज़्यादा न्यूमोनिया के केसेस आने लगे। उनके टेस्ट किए गए, तब वहाँ पे एक नया कोरोना वायरस पाया गया। अब तक ऐसा वायरस कभी भी पाया नहीं गया था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने ये बात छुपाई रखी पूरी दुनिया से, और वहाँ के टूरिस्ट लोग पूरी दुनिया में जाते रहे, आते रहे। वो अपने साथ ये वायरस भी लेकर गए, खास करके इटली में। चाइनीज टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा अगर कोई टूरिस्ट पॉइंट है तो वो है इटली। इसी के कारण सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मौतें अभी इटली में हुई है। हालांकि वुहान के एक डॉक्टर थे, ली वेनलियांग नाम था उनका, वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वायरस के बारे में जानकारी दी थी, उनके चैट्स मौजूद भी थे। लेकिन इस बात का जब चाइनीज गवर्नमेंट को पता लगा तो उन्होंने इन डॉक्टर को चुप रहने के लिए कहा, और उनकी सोशल साइट्स पर जो भी पोस्ट थी वो डिलीट करवा दी। आपको पता ही है कि चीन में सभी सोशल मीडियाज या फिर टेलीविज़न पर सरकारी निगरानी होती है। अब तक तो ये एपिडेमिक था, सिर्फ वुहान शहर तक लिमिटेड था, लेकिन चीन की इस हरकत की वजह से धीरे धीरे ये पैंडेमिक बन गया। अब जान लीजिए एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक का मतलब होता है अगर कोई बीमारी अचानक से कहीं पर उभर आती है, लेकिन वो किसी रीजन या फिर किसी स्टेट या फिर किसी शहर तक ही सीमित हो, तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। और पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक मतलब होता है पूरी दुनिया में ये बीमारी हो गई है, जैसे कि ये अभी कोरोना वायरस की कोविड-19 फैल गई है। जब तक ये बीमारी सिर्फ चाइना में थी, चाइना के वुहान शहर तक सीमित थी, तब तक ये एपिडेमिक थी। लेकिन जबकि अब ये यूरोप, अमेरिका, भारत, अफ्रीका, चीन, जापान सभी तरफ पहुंच गई है, तो इसे पैंडेमिक कह रहे हैं। वापस आते हैं कोरोना वायरस पर। ये वायरस आपकी सांसों में से या फिर आंखों में से या फिर नाक और मुंह से आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंखों और नाक मुंह को बार बार छूना नहीं चाहिए। जैसे ही ये वायरस आपके शरीर में एंट्री करता है, ये सबसे पहले लंग्स को अटैक करता है। उसके बाद लंग्स में हो जाता है सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन। उसके बाद क्या होगा, लंग में पानी भर जाएगा, जो लंग्स की जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें पानी भर जाएगा। लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करने की। इस स्टेज पर पेशेंट को हो जाएगा न्यूमोनिया। अगर आप जानना चाहते हैं न्यूमोनिया के बारे में डिटेल में, तो मैंने न्यूमोनिया पर एक रिसेंट वीडियो अपलोड करके रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर न्यूमोनिया में लंग्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण सिम्टम्स आते हैं। अब जैसे लंग की कैपेसिटी कम हो चुकी है ऑक्सीजन मिक्स करने की, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, छाती में दर्द होने लगेगा। अब जब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे मैकेनिकल वेंटिलेटर का सहारा दिया जाता है, यानी एक मशीन होती है जो पेशेंट को सांस लेने में उसकी सहायता करती है। लेकिन अगर फेफड़ों के अंदर कुछ ज़्यादा ही पानी भर जाता है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन होने के बावजूद भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब जबकि पेशेंट में न्यूमोनिया हो चुका होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो लंग में। उसके कारण और भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। सबसे पहले ये वायरस आपके लंग्स के आउटर पार्ट को अफेक्ट करेगा, उसके बाद में इनर पार्ट को अफेक्ट करेगा, उसके बाद में ब्रोंकस जो कि सांस की नली कहते हैं
उसे अफेक्ट करेगा। ये वायरस खून में भी आ सकता है। खून के बहाव के साथ ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। उसके कारण डायरिया, अपचन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। या फिर खून के जरिए ये वायरस आपके हार्ट तक पहुंच सकता है, किडनी तक पहुंच सकता है, लीवर तक पहुंच सकता है। इन ऑर्गन्स को ये डायरेक्ट अटैक करते हुए डैमेज कर सकता है। कुछ केसेस में ये बोन मैरो में भी सूजन पैदा कर सकता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये वायरस का इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी तक खून के जरिए हो सकता है या नहीं। ज्यादातर 6 में से 5 लोग सिर्फ माइल्ड अफेक्ट होते हैं, यानी उनमें सिम्टम्स भी नहीं आते। अगर आए भी सिम्टम्स तो ज्यादा सीरियस नहीं होते। लेकिन 6 में से एक आदमी सीरियस होता है। अब जो 5 आदमी है 6 में से, वो ज्यादा सीरियस नहीं होते और कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो अब ये जानते हैं कि किन लोगों को कोरोना वायरस लगने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, जो स्मोकर्स हो, क्योंकि उनमें पहले से ही डैमेज लंग होते हैं, या फिर कोई दूसरी बीमारियां हो जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दमा हो गया, कोई हार्ट की बीमारी हो गई, या फिर जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है, जैसे कि हो सकता है कैंसर की ट्रीटमेंट में, या फिर HIV एड्स में, या फिर जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें, या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि मोटापा, जिनका BMI 40 से ज़्यादा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके क्या रेंजेस होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है। आप चैनल पर जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। या फिर किडनी की कुछ बीमारियां हो, लीवर की कुछ बीमारियां हो, तो ऐसे पेशेंट्स को कोविड-19 होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अब जानते हैं कि कोविड-19 के लक्षण क्या क्या होते हैं। बुखार आना, खांसी आना, छींके आना, गले में दुखना या गले में खिंच-खिंच लगना, थकावट महसूस होना, दम लगना या सांसें जोर-जोर से चलना। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये सबसे बड़ी बात है, आप जान लीजिए कि कोविड-19 का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। जो भी पेशेंट आप सुनते हैं कि ठीक होकर घर वापस गए हैं, वो उनकी बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम के कारण वो ठीक होते हैं। पेशेंट की बॉडी खुद में खुद वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करती है, उनके कारण वो वायरसेस को किल कर सकती है। उसी एंटीबॉडीज के चलते ये पेशेंट बीमारी से पूरी तरह दुरुस्त हो जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि एक मलेरिया की दवा है, उसे कोविड-19 में पोटेंशियल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक इस दवा के पुख्ता सबूत नहीं है कि ये कोविड-19 को पूरी तरह से ठीक कर देता है, लेकिन कुछ स्टडीज में पाया गया है कि इसके कारण सिम्टम्स जल्दी रिकवर होते हैं। इसलिए FDA जो अमेरिका की एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसे अप्रूव कर दिया है। लेकिन इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को आप खुद के मन से मत लीजिएगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट चल रही है और उसके साथ अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लेता है वो, तो हार्ट की रिदम बिगड़ सकती है, जो कि फेटल साबित होती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दूसरी एक दवा है रेमडेसिविर। ये भी अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई है। तीसरा एक इलाज है कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी।
अभी भारत में भी कई हॉस्पिटल्स में इसे करने की परमिशन सरकार द्वारा दे दी गई है। लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? देखिए, जब कोविड-19 ये बीमारी किसी एक पेशेंट को होती है और इसकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो उसका शरीर अपनी एंटीबॉडीज तैयार करेगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब 2 हफ्तों में ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो उसके ब्लड में अभी तक रहती हैं। और दूसरा पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कम है या फिर वो सीरियस हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा, उसके लंग्स में पानी भर गया है, तो क्या करेंगे, जो पेशेंट अभी जो रिकवर होके गया है उसका खून लेंगे, उसके खून को सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालेंगे, वहां से आरबीसीज अलग और खून का प्लाज्मा अलग करेंगे, और ये प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज है कोरोना वायरस के खिलाफ, वो प्लाज्मा इस सीरियस वाले पेशेंट में छोड़ देंगे। अब सीरियस वाले पेशेंट में एंटीबॉडीज तो पहले से रहती नहीं है, लेकिन जो नया प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है उसके शरीर में पहुंच जाती हैं और ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इस तरह से ये सीरियस वाला पेशेंट की जान भी बचाई जा सकती है। बहुत से देशों में अभी कोविड-19 पर स्पेसिफिक दवा की रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस हासिल नहीं हुआ है। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की टेस्टिंग भी चल रही है। अभी इस वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल्स भी चालू हो गई हैं। इस वैक्सीन का पहला डोज यूके की डॉक्टर एलिसा ग्रेनेटो को दे दिया गया है, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर भी हैं। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में घर में ही रहना है। घर से बाहर तभी जाना है जब कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम हो, जैसे कि राशन लाना, कुछ दवाई लाना या फिर डॉक्टर के पास जाना। ऐसे कामों के लिए ही घर के बाहर निकले, वरना ना निकले। अगर आपको कोई सामान लेने जाना भी है तो अकेले बाहर निकले, 2 जन या 3 जन ऐसे बाहर नहीं जाएं। और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। जब भी आप घर के बाहर जाएं तब मास्क पहने या फिर एटलीस्ट कपड़े से मुंह को ढक कर जाएं। खांसी, छींके या बुखार वाले पेशेंट के संपर्क में बिल्कुल ना आए। बार बार हाथों से आंखें, नाक, मुंह इनको ना छुएं। दिन में बार बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोते रहिए, या फिर आप अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले। अगर किसी को भी खांसी या फिर सर्दी जुकाम या फिर बुखार आदि लक्षण है तो उसे होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 14 दिनों के लिए। उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसकी कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाएगी। अगर वो निगेटिव आता है तो उसे डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके सरकार द्वारा उसका पूरा इलाज किया जाएगा। तो घबराइए नहीं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही में बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।